न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसमें ये होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law of motion, the rate of change of momentum of a body according to Newton's second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. Is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. And takes place in the direction in which the force acts. ठीक है, अब देखिएगा जो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स है, अगर हम किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जब भी कभी हम फिजिक्स में रेट की बात करते हैं तो रेट का मतलब होता है कि जो भी जिस भी चीज़ का हम रेट निकाल रहे हैं उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। वो क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, जैसे आज आपकी उम्र 14 साल या 15 साल है, ठीक है, आज से कुछ समय पहले आपकी एज 9 साल थी। मान लीजिए कि आज आपकी उम्र जो है वो 14 साल है और कुछ टाइम पहले आपकी उम्र 9 साल थी। तो आज वाली जो आपकी एज है उसको आप क्या बोल देंगे, फाइनल एज, ठीक है। और कुछ समय पहले जो एज थी उसको बोल देंगे इनिशियल एज। तो फाइनल एज माइनस इनिशियल एज कितना हो गया, 14 माइनस 9 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये क्या हो गया, चेंज इन योर एज, आपकी एज में कितना चेंज आया। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन योर एज। तो अगर मैं किसी भी चीज़ का चेंज निकालता हूँ तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब कब से निकालना चाहते हैं आप चेंज। तो हम ये कहेंगे कि अगर मेरे को रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब कहीं पर भी अगर रेट आएगा तो समझ लीजिए कि उस टर्म को आपको टाइम से डिवाइड कर देना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, किसका रेट निकालना है, चेंज ऑफ मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एफ मतलब फोर्स, F is directly proportional to applied force is directly proportional to change in momentum upon time taken. Change in momentum upon time taken, समझ गए, ठीक है भाई। क्या दे रखा है, द रेट को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। रेट का मतलब क्या है कि डिवाइड कर देना है टाइम से, बस खत्म। तो रेट ऑफ व्हाट, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन विच द फोर्स एक्ट्स। ये जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में चेंज होएगा। ये मैं समझाऊंगा आपको 2 मिनट बाद। तो पहले इसको देखिएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब जानते हैं कि ये पूरा टर्म अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। ये पूरा टर्म अगर घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, समझ गए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। तो हम यहाँ बोलेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम
इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चलिए एफ इज फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जब मैं फाइनल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, समझ गए, एम इनटू वी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब जब मैं इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ तो क्या करेंगे, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू, ठीक है। तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, स्मॉल टी। सही है यहाँ तक, ठीक। अब क्या करिए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यूमरेटर में मुझे m दिखाई दे रहा है कि दोनों टर्म्स में m आ रहा है, तो m को कॉमन ले सकते हैं। m को कॉमन ले लिया तो ये हो गया v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ लिखिएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए टी अपॉन टी। यहाँ पर लिख देना, बड़ा सा ऐसे ब्रैकेट लगाना साइड में और लिखना फ्रॉम first equation of motion, from first equation of motion v is equal to u plus at। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v is equal to u plus at। अब आपने u को आप इधर ले आए, v माइनस u is equal to at। ठीक है, तो आपने क्या करा, ये जो v माइनस यू है इसकी जगह at लिख दिया। अब यहाँ पर t से t कैंसिल आउट हो गया, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। हम जानते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जब भी कभी याद रखिएगा, जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है, बैग ऊपर रख लो इधर, जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर इक्वालिटी साइन लगा देते हैं और उसकी जगह एक कांस्टेंट आ जाता है, उसकी जगह कोई एक कांस्टेंट आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, f इज इक्वल टू k m a, वेयर स्मॉल k is a constant, full stop। Generally its value is taken as 1, इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं। F is equal to m into a, फोर्स कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि अगर कभी भी ये होता है कि भाई आपको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताना है, तो जनरली बच्चे जो हैं वो ये बता देते हैं F इज इक्वल टू m, और फिर टीचर नंबर नहीं देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, कि द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है उस डायरेक्शन में ही ये होता है। ठीक है, तो उससे ये जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, उससे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, एफ इज इक्वल टू एम। क्लियर है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी हम ये बोलते हैं कि कोई चीज़ किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कोई चीज़ किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, जैसे हम ये बोलते हैं कि पसीना आना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गर्मी, कि जितनी गर्मी लगेगी उतना ही पसीना आएगा। ठीक है, ज़्यादा कपड़े पहनना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्दी, कि जितनी सर्दी लगेगी या जितनी सर्दी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हम कपड़े पहनेंगे। तो ऐसा होता है कि ये कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का भी बढ़ जाना इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, इसको हटाने के लिए हम एक इक्वालिटी साइन लगा देते हैं, लेकिन साथ में फिर एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट लेने के लिए जो आपने ये देखा होगा ना कि लेंथ है या डिस्टेंस है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। वेलोसिटी है, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड।
ठीक है। टाइम की SI यूनिट सेकंड। ये जो SI है, ये SI को बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम है जो सब जगह एक्सेप्ट होता है। शायद पहले भी कभी आपसे डिस्कस करा था कि अगर मैं इंडिया में कोई गाड़ी खरीदता हूँ या कोई स्कूटर खरीदता हूँ, तो उसमें जब हम उसका स्पीडोमीटर देखते हैं, जब गाड़ी चलती है या स्कूटर चलता है, तो जब हम स्पीडोमीटर देखते हैं तो उसमें साइड में लिखा रहता है KM/H, यानी कि यहाँ इंडिया में जो एक्सेप्टेबल यूनिट है व्हीकल्स की वो किलोमीटर पर आवर में है, जो वेलोसिटी की यूनिट है। और यहीं अगर हम यूरोपियन कंट्री में चले जाएं और वहाँ पर कोई व्हीकल खरीदेंगे तो वहाँ MPH लिखा रहता है, वहाँ होता है माइल्स पर आवर। ठीक है। यहाँ पर अगर हम कहीं एयरपोर्ट पर जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, कहीं पर भी अगर हम अपना वज़न देखेंगे, जाकर किसी भी डिवाइस पर देखेंगे, जो पब्लिकली जो डिवाइस लगी हुई है, तो उसमें हमारा वज़न किलोग्राम्स में आएगा। आप यूरोप के कंट्रीज़ में जाएंगे या अमेरिकन कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ पर आपका वज़न पाउंड्स में आएगा। तो इस सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, यूनिक सिस्टम, उसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ये पूरे इंटरनेशनली साइंस फ्रेटर्निटी में जो एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं वो एक ही होंगी। मतलब अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ और चाइना का कोई बच्चा और यूरोप का कोई बच्चा भी डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो हमारी सबकी यूनिट जो है मीटर पर सेकंड ही लेंगे। ठीक है ना, हम मीटर पर सेकंड ही लेंगे। तो ये ग्लोबल एजुकेशन में यही करा गया था कि भाई सब जगह पूरे वर्ल्ड में एक जैसी यूनिट एक्सेप्ट करी जाए। तो इस वजह से पूरे ग्लोबली ही ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि जब भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आप F=kma ये लॉ डिराइव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको 1 एज्यूम कर लीजिए। तो वो 1 एज्यूम्ड एक कांस्टेंट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो F=ma इज़ द प्रॉपर फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि नहीं मैंने k की वैल्यू 2 मान ली, मैंने k की वैल्यू 3 मान ली। ठीक है, वो नहीं, k की वैल्यू 1 है, सब जगह एक्सेप्टेड है, आपको भी वही मानना है। तो F=ma होगा। आगे चलते हैं। हाँ जी सर, आज हमारे स्कूल में ये पढ़ाया गया था मोशन न्यूटन सेकंड लॉ। सर ने एक बात डिस्कस करी थी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सर वो क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए ऐसा होता है कि अभी जैसे हमने ये स्टार्ट करा, उन्होंने हो सकता है बीच में आपको सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ बताया। यस। हमने एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा लिया, उसमें पत्थर बांध दिया या कोई बॉल का टुकड़ा बांध दिया, और उसको लेकर पकड़ा एक कोने से, ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। हम उसको घुमाते जा रहे हैं, तो घुमाते जा रहे हैं। तुम सामने बैठे हो तो तुम कहोगे तो सर्कल सा घूमता हुआ कुछ नज़र आ रहा है, बड़ी तेज़ घुमा रहा हूँ। ठीक है, कोई छोटा बच्चा है जिसको पता ही नहीं है कि पंखा क्या होता है, तो वो तो ये देखेगा कि एक सर्कल है जो ऊपर घूम रहा है गोल गोल। उसको ये नहीं पता कि ये 3 या 4 ब्लेड्स हैं इसमें। जब वो घूम रहे हैं तो मेरी आंखों को उतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अलग अलग उसके 4 ब्लेड्स हैं या 3 ब्लेड्स हैं मैं उनको देख पाऊँ। मैं वो नहीं देख पा रहा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है एक सर्कल घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई अनजान है, उसको तो ये दिखाई देगा भाई एक सर्कल पकड़ के खड़ा हुआ है ये, है ना, सर्कल नहीं पकड़ रखा है, हमने एक रेडियस को पकड़ रखा है। यहाँ पर मैंने पकड़ रखा है उसको, थ्रेड को, और इस जगह एक पत्थर बंधा हुआ है इसमें। ठीक है, और तो मैंने क्या पकड़ रखा है, मैंने रेडियस पकड़ रखा है बेसिकली। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब कितनी देर तक घुमा सकते हो ऐसे? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, बहुत ज़्यादा बाहुबली हो 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट के बाद तो हाथ थक जाएगा ना, फिर लगेगा नहीं नहीं दर्द हो गया यार, बंद करो इसको, नहीं और नहीं हो सकता। ठीक है, थोड़ी देर ही घुमा सकते हो, ज़्यादा देर नहीं घुमा सकते। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि आप ना एक फोर्स लगा रहे थे, आपने एक ताकत लगा रखी थी। फोर्स मतलब ताकत। आपने एक फोर्स लगा रखी थी जिसने इस पत्थर को रोक रखा था इसी पोजीशन में। तो वो जो फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स कहाँ पर लगती है? सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक छोटे बच्चे को अपना एक टॉय बहुत पसंद है, वो उस टॉय को पकड़ता है हाथ में और हाथ में पकड़ के सो जाता है, 7-8 घंटे सो जाता है। तो छोटा बच्चा बड़ा ताकतवर है, ये पूरे टाइम उसने फोर्स लगा रखी है उसमें, उसको पकड़ के ही सो गया है ना। सुबह उठा तो भी हाथ में वो खिलौना है उसके। ठीक, तो उसमें और इसमें अंतर है क्या कि हमने सिर्फ किसी चीज़ को पकड़ नहीं रखा है, हमने सिर्फ किसी चीज़ को पकड़ नहीं रखा है। अब जैसे मान लीजिए हम बस में सफ़र कर रहे हैं और हमारे हाथ में थैला है, हमने थैला पकड़ रखा है, हम चलते जा रहे हैं, 1 घंटे का सफ़र है, पकड़ रखा है, हल्का सा थैला है, पकड़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहीं अगर मैंने उसमें 2-3 ईंटें डाल दी, वज़न बढ़ गया उसका, तो हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब आप कंटिन्यूअसली एक फोर्स लगाए हुए हैं इसमें,
तो आपने सिर्फ थ्रेड का एक कोना नहीं पकड़ रखा है, आप उसको गोल 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 घुमा रहे हो, तो आप उसको रोक रहे हो बाहर जाने से। वो लगातार बाहर जाना चाह रहा है, इसीलिए कि स्ट्रेच्ड है स्ट्रिंग। तो वो जो बाहर जाना चाह रहा है जिस फोर्स से, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये भी बताया होगा शायद, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और मैं अभी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये आ जाए आके मेरे को धक्का दे दे तो मैं तो इधर गिरूंगा जाकर, ठीक है। उधर से पता चला दूसरा बच्चा है, उसने इधर से धक्का दे दिया तो मैं इधर गिरूंगा। अब ये दोनों खेलने लगे मेरे साथ, तो मैं तो इधर उधर ऐसा होता रहूँगा। लेकिन तभी क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा फोर्स लगानी है तो मैं लगाओ, मैंने मुझे खड़ा हो जाना, खड़ा हो गया। फिर एक बच्चे ने इधर से फोर्स लगाई, वो उसने डिसाइड कर लिया भाई मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगाने वाला हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। अगला बोलता है मैं भी 5 न्यूटन की लगाऊंगा। मैं बड़ा खुश कि अब मैं कहीं गिरूंगा ही नहीं। इधर भी 5 न्यूटन की लग रही है, इधर भी 5 न्यूटन की लग रही है। क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स। शुरुआत में यही पढ़ा था, बैलेंस्ड फोर्स। तो वही चीज़ है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दोनों बैलेंस्ड फोर्स हैं, ठीक है। ये दोनों बैलेंस्ड फोर्स है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये पत्थर मेरे हाथ पर आकर लगेगा, एकदम ठक से लगेगा हाथ पर आकर। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो गया तो मैं रोक ही नहीं सकता उसको। सेंट्रीपिटल से ज़्यादा हो गया ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये उड़ता हुआ चला जाएगा पत्थर, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है, ये दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल होती हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके रखती हैं। मैं एग्जांपल जो दे रहा था कि एक बच्चे ने मुझे इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, एक ने इधर से लगाया, तो वो तो बेचारे थक रहे हैं, लगाए पड़े हैं, फोर्स लगाए पड़े हैं 5 न्यूटन। मैं आराम से खड़ा हुआ लगा हुआ, मैं तो सो भी जाऊँगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि मुझे एक बैलेंस फोर्स मिला हुआ है, तो मुझे खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये दो तरीके के फोर्सेस सर्कुलर मोशन में होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि हम लगाते हैं क्योंकि हमने रोक रखा है उस थ्रेड को बाहर निकल कर जाने में। और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो ये थ्रेड, ये जो पत्थर है, ये पत्थर लगाता है, ये बाहर जाना चाहता है। और अगर छोड़ दिया, मान लो लगा रहे थे, छोड़ दिया, फिर कहाँ जाएगा ये, बाहर नहीं जाएगा। अब मैं बताता हूँ क्या होता है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये आ चुका है। तो अब ये क्या होगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे घूम रहा था, उस इंस्टेंट पर ऐसे टेंजेंशियली चला। टेंजेंट समझते हैं, किसी भी सर्कल पर अगर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन टच करती हुई जा रही है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये जो पत्थर है ये ऐसे टेंजेंशियली चला जाएगा, ठीक है, जाएगा फिर स्ट्रेट लाइन में सीधा जाएगा, ये नहीं कि गोल गोल घूमता हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो ऐसे टेंजेंशियली चला जाएगा, ठीक है। बस इतना शायद यही बताया होगा, और इससे ज़्यादा बताया भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। जी तो मुझे बताऊँ, लास्ट क्लास में जो एप्लीकेशंस कराई थी न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, याद है ना वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, कि बस में जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, बस एकदम से स्टार्ट ठक से पीछे को गिर गए, ठीक है। बस बड़ी तेज़ी से जा रही थी, ब्रेक लगा दिए, आगे को गिर गए। बस लेफ़्ट में मुड़ी तो हम राइट को गिर गए, बस राइट को मुड़ी तो हम लेफ़्ट को गिर गए। अब ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स ये हैं, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दोबारा बता रहा हूँ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो ये है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। मैथमेटिकली ये है, उसको यूज़ करके एफ इज इक्वल टू एम डिराइव करा है, डिराइव मतलब प्रूव करा है, निकाला है वो फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला निकाला है। मतलब सर अगर सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखने को बोले तो ये लिखना है, साइंस, यस ये लिखना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज दिस। चलिए जी उसके बाद देखिएगा, इसमें पहला एग्जांपल लिखेंगे कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। तो सर हमने वो वाला किसके निकाला है? जी न्यूमेरिकल्स के लिए, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी इसकी। कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। अब क्या होता है कि दुनिया में इतने भयानक भयानक बैट्समैन हैं, हल्की बॉल आए, बड़ी फास्ट बॉल आए, वो इतना जोर का शॉट मारते हैं और उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अब मान लो कि कोई अनजान, कोई नौसिखिया क्रिकेट खेलने पहुंच गया, ठीक है, अभी किसी ने उड़ा दिया बहुत ताकत के साथ में, शॉट उड़ा दिया बहुत ऊपर, और वो जा रहा बॉल ऊपर तक, वो देख रहा है उसको,
ऐसे करके पकड़ लिया उसको बॉल को, ठीक है, पकड़ लिया और फिर हाथ ऐसे ऐसे करने लगे। तो जब बच्चे नया शुरुआत करते हैं, क्रिकेट खेलना शुरुआत करते हैं, तो कभी किसी के हाथ में चोट लग रही है, कभी किसी के पैर में चोट लग रही है और हाथ जनरली छिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि चोट लगती है, काफ़ी देर तक तो हाथ ही शून्य पड़ जाता है अगर आपने कोई बहुत तेज़ दौड़ती हुई बॉल पकड़ ली तो धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस होती है, फिर ये बताया जाता है कि बॉल आ रही है ना तो उसको ऐसे पकड़ के हाथ को थोड़ा सा पीछे कर दो, तो चोट नहीं लगती कितनी भी तेज़ बॉल क्यों ना आ रही है, ठीक है। ऐसे भी अगर बॉल आ रही है तो आप हमेशा देखेंगे जो भी फील्डर होगा जो कैच पकड़ता है वो बॉल को ऐसे पकड़ता है, ठीक है, तो वो स्टाइल नहीं मार रहा है कि वो ऐसे झुक गया, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, तो वो ये चीज़ होती है। अब कैचिंग का क्रिकेट बॉल तो क्यों करते हैं भाई हाथ पीछे, है ना, चोट कम लगती है, क्यों चोट कम लगती है भी। तो ये है कि भाई अगर पिटाई हुई है कभी किसी के बचपन में डंडे से, भी डंडे से, पतली डंडी से, स्केल से, ठीक है, पैरों पर पड़ेंगे तो नीचे पट 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 ऐसे, तो पैर पर जैसे मान लो मम्मी पापा टीचर किसी को भी गुस्सा आया मारना शुरू करा, तो जैसे ही अगर कोई पीठ को मार रहा है ऐसे आगे आगे को हो जाते हैं, है ना, कोई पैर पे मार रहा है पैर को आगे को कर लेते हैं ऐसे कर, कोई हाथ पर मार रहा है हाथ भी ऐसे पीछे कर लेते हैं। उससे होता क्या है, फोर्स का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। अभी कोई टीचर कह रहा है कि आज डंडे से पिटाई करूँगा, दिखाओ भाई हाथ, ले भाई देख देख मार, मारा टीचर ने, ठक से परेशान हो जाओगे, लगते ही एकदम हो गए यार आज तो जान निकल गई। वहीं कोई स्मार्ट स्टूडेंट था, उसने कहा से हल्का सा ऐसे करो उसके नीचे, तो उसमें क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर आपको डंडे से मार रहा है, मम्मी पापा आपको डंडे से मार रहे हैं, तो हो क्या रहा है, वो आप पर फोर्स लगा रहे हैं, वो आप पर फोर्स लगा रहे हैं। अभी बच्चा बड़ा स्मार्ट था और बच्चे को ये पता था कि भाई न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और वो ये कहता है कि अप्लाइड फोर्स, पापा अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, टाइम बढ़ा देता हूँ, टाइम बढ़ा देता हूँ, तो यानी कि डंडा मारा तो डंडे के रेस्ट में आने का, आपने हाथ को रोक लिया पत्थर की तरह, भाई मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, ठीक है ना, दूध पीता हूँ मैं तो मेरे को क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मारा डंडा, अभी डंडा मारा तो डंडा मारा लगा बहुत जोर से हाथ पर, पता चल गया भाई दूध पीने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि आपने फोर्स को रुकने के लिए टाइम बहुत कम दिया, आपने टाइम दिया ही नहीं, डंडे को रुकने के लिए आपने टाइम दिया, डंडा ठक से रुक गया, ठीक है, तो उसको रुकने के लिए टाइम नहीं मिला, ठीक। कोई गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है और कोई बेवकूफ़ बैठा हुआ चला रहा है उसको, उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया, किसी ने कहा कि रोकना, रोक दी, उसने धड़ाक से मारा ब्रेक, जैसे ही ब्रेक मारा तो जिन्होंने सीट बेल्ट लगा रखी थी उनकी गर्दन में झटका आया ऐसे, और जिन्होंने नहीं लगा रखी थी उनका बेचारों को शरीर फूट गया, है ना, आपने तो कहा था ब्रेक लगाने को, तो भाई बेवकूफ़ धीरे से लगाने चाहिए थे। मेरे को बस ये समझ में आना है कि लगाना है तो मतलब लगाना है, लगा दिया, है ना, अभी तुमको लग रहा है मेरे को लग रहा है, मुझे मतलब नहीं है उससे, ब्रेक लगा दिया बस। तो ये धीरे धीरे कोई भी ड्राइवर है वो धीरे धीरे ब्रेक लगाएगा, ये नहीं कि पता चले पैसेंजर से बेचारे जख्मी हो गए, है ना, हमें जाना था यहाँ से वहाँ तक, वो ड्राइवर करा था कि किसी के सर में पट्टी बंध रही है, किसी के हाथ में चोट लग रही है, तो ब्रेक लगाने को बोला था ऐसे। तो सुनिए क्या है, यहाँ से हमने देखा कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये टाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ घट जाती है। तो अगर क्रिकेटर बॉल को पकड़ रहा है, वो बॉल पकड़ रहा है तो उसने ऐसे करा, उसने बॉल को एकदम से नहीं रोक दिया, वहाँ पर एकदम से रोका मतलब आपने 0.001 सेकंड दिया उसको, तो आपने बहुत कम टाइम दिया, बहुत कम टाइम दिया तो बहुत ज़्यादा अप्लाइड फोर्स हो गई। अप्लाइड फोर्स कहाँ काम करेगी, बेचारे हाथ पर, ठीक है ना, तो हाथ पर लगी चोट। तभी आपने क्या करा कि बॉल अभी टच करी है बिल्कुल आपके हाथ में, आपको प्रैक्टिस हो रखी है, आपने बॉल को ऐसे खींच लिया पीछे, तो जब आपने यहाँ से यहाँ खींचा तो 0.001 सेकंड लग रहा था टाइम, आपने ऐसे बढ़ाकर उसको 2 सेकंड कर दिया टाइम, ठीक है, या 1.5 सेकंड कर दिया, तो आपने टाइम बढ़ा दिया। तो आपने टाइम बढ़ाया तो आपके टाइम बढ़ाने के साथ क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स कम हो गई। एक चीज़ अगर किसी भी इक्वेशन में एक चीज़ न्यूमरेटर में और इक्वेशन के दूसरे साइड कोई चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी रहती है तो दैट इज़ कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। कि अप्लाइड फोर्स बढ़ा देंगे तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, है ना, टाइम बढ़ा देंगे तो अप्लाइड फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो हमने बॉल के रुकने का टाइम बढ़ा दिया, टाइम बढ़ा दिया तो जो झटका लगना था वो बहुत कम लगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी गाड़ी रोकनी होती है किसी को या स्कूटर रोकना होता है किसी को, इमरजेंसी की बात अलग है कि अचानक से पता चला आगे कोई गड्ढा आ गया या आगे कोई छोटा कुत्ता आ गया, अक्सर आ जाते हैं सड़कों पर, ठीक है, तो अचानक से रोक दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग।
लेकिन जनरली अगर कभी भी किसी को अपने घर पहुंचना होता है तो ये नहीं है कि वो बिल्डिंग तक तो 80 की रफ्तार से चल रहा है और बिल्डिंग के आगे ही ब्रेक ठोक दिया एकदम, तो पता चला सारे बस परेशान हो गए। तो हमेशा जो ब्रेक है वो धीरे धीरे लगाया जाता है। धीरे धीरे लगाने का मतलब क्या है कि आप टाइम ले रहे हैं रोकने में, किसी भी चीज़ को रोकने में टाइम ले रहे हैं, तो टाइम को बढ़ा रहे हैं। तो जो अप्लाइड फोर्स है जो कहाँ लगेगी, अल्टीमेटली आप लोगों की बॉडीज़ पर लगेगी, आप उस फोर्स को रिड्यूस कर रहे हैं। टाइम बढ़ाना मतलब फोर्स रिड्यूस करना। क्लियर है सभी को? चलिए अब इसी चीज़ को लिख लीजिए। क्रिकेट प्लेयर, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है? Yes, sir. बाकी तीनों बताओ। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी लिखिएगा। अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स A cricket player moves his hands backwards on catching a fast cricket ball on catching a fast cricket ball. Because on moving his hands backwards, a cricketer increases the time taken by the ball to stop and since applied force F is ऐसे नहीं लेना, F is inversely proportional to T, so applied force on the hands of the cricketer, applied force on the hands of the cricketer by the ball gets reduced and hence an injury is prevented। तो चोट लगने से बच जाता है, एन इंजरी इज प्रिवेंटेड। ठीक है, तो ये तो कैचिंग अ क्रिकेट बॉल का एग्जांपल हुआ। दूसरा देखेंगे, द केस ऑफ अ हाई जंपर।
द केस ऑफ अ हाई जंपर। हाँ जी, लॉन्ग जंप हाई जंप जानते हैं? लॉन्ग जंप में क्या होता है कि एक ना वो एक मार्क लगा रहता है, एक आदमी आता दूर से दौड़ा दौड़ा बड़ी तेज़ी से लॉन्ग जंप में, और वो मार्क है, उस मार्क के पास आके अचानक से वो रुकता है, और रुक कर क्या करता है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे वैसे न्यूटन के अभी थर्ड लॉ में पढ़ेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है, थर्ड लॉ तो सभी को पता होगा, थर्ड लॉ तो सभी को पता होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो सभी को पता होगा। ये एक लॉ ऐसा है कि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों को भी पता होता है, ठीक है ना। बच्चे लड़ते जरूर हैं स्कूल में, एक ने चाटा मारा दूसरे ने भी चाटा मार दिया, और फिर वो टीचर को भी एक्सप्लेन करते हैं, वो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से लग गया जी उसको चाटा, उसने मारा था मेरे को तो पलट के मेरा मारना तो बनता था ना। एवरी एक्शन, उसने एक्शन किया तो मैंने रिएक्शन दे दिया, ठीक। तो ये तो खैर सबको पता ही है। तो अब वो बंदा दौड़ता हुआ आया, बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ आया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता हुआ आया, और दौड़ते हुए उसने क्या करा, उसने बहुत तेज़ी से बड़े इम्पैक्ट के साथ में अपने जो पैर हैं वो ज़मीन पर मारे। तो जब उसने पैर अपने ज़मीन पर मारे तो ज़मीन पर उसने फोर्स लगाई, एक एक्शन करा, तो ज़मीन ने जो उसको रिएक्शन फोर्स दी, उस रिएक्शन फोर्स की वजह से वो जंप करके आगे जाकर गिर जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है, जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर या तो कुशन लगे रहते हैं, ठीक है, या फिर मिट्टी का ढेर लगा रहता है। सीमेंटेड फ्लोर तो नहीं होता ना, मिट्टी का ढेर होता है, ठीक है, या सैंड होता है, सॉफ्ट होता है। सीमेंटेड फ्लोर तो नहीं होता ना, कि तो बेचारे की हड्डी वड्डी टूट जाएगी, कहाँ गिरेगा जाकर, ठीक है। तो इसलिए क्या करा जाता है, हाई जंपर के केस में, हाई जंप और ज़्यादा थोड़ा वैसा होता है, वो पोल वॉल्ट वाला भी देखा होगा, जिसमें पोल लगाते हैं ऊपर से ऐसे कूद के जाते हैं। सर एक होता है जो साइड में जो पोल होता है, बीच में एक डंडी से होती है, उसको क्रॉस में करते हैं, एक वो लगता है। हाँ, वही वाला बता रहा हूँ मैं, पोल वॉल्ट ही बता रहा हूँ, कि जिसमें वो पोल लेकर आता है, उसको ऐसे लगाता है और फिर उसके ऊपर से जाना होता है। हाँ। तो वो तो चलिए, उसमें तो आप एक पोल लेकर आते हैं, उस पोल को नीचे लगाते हैं और फिर उसके सहारे ऊपर कूदते हैं। दूसरी चीज़ एक ऐसी है कि जब दौड़ते हुए आते हैं और आपको आप ऊंचा कितना कूद रहे हो, तो वो हाई जंप कहलाती है। तो हाई जंप में भी ये होता है कि भाई बंदा बहुत ऊंचा कूद गया, अब ऊंचा कूदने के बाद वो इधर गिरेगा तो वो बेफिक्र होकर गिर सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसको अब गिरने की भी टेंशन हो कि भाई मैं कहीं सर वरना फूट जाए मेरा, तो उधर या तो कुशन होते हैं या फिर रेत होता है या मिट्टी होती है। अच्छा, वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि अब एक बंदे ने हाई जंप ली, मतलब ऊंचा कूदा, वो हाई मतलब ऊंचा, ऊंचा कूदा, ऊंचा कूदने के बाद में अब वो आ रहा है इधर से, ठीक है। तो जब वो आएगा तो अगर सीमेंटेड फ्लोर होगा तो एकदम से उसका पैर या हाथ के बल या पैर के बल, जिसके बल भी वो गिरेगा वहाँ पर, तो वो एकदम से स्ट्राइक करेगा वहाँ पर सीमेंटेड फ्लोर पर, तो उसको रुकने के लिए कम टाइम मिलेगा, ठीक है, कम टाइम, यानी कि अप्लाइड फोर्स ज़्यादा। तो अब हमने सैंड ले लिया, तो सैंड में क्या होता है, सैंड में जब कोई भी चीज़ गिरती है तो उसको रुकने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि सैंड में एक प्रॉपर्टी होती है सैंड की कि वो कंप्रेस होता है, दबता है। वो मिट्टी की भी एक प्रॉपर्टी होती है कि मिट्टी दबती है, ठीक है। तो जब वो चीज़ दबेगी, या अगर हमने कुशन लगा रखा है, आजकल कुशन लगाए जाते हैं, तो अगर कुशन लगाया जाता है तो कुशन दबता है, तो दबने पर कोई भी चीज़ अगर दब रही है तो उसको रेस्ट में आने में, उसको रुकने में टाइम लग रहा है। तो जैसे ही आपने टाइम बढ़ा दिया तो टाइम बढ़ाने से क्या हुआ कि आपका अप्लाइड फोर्स घट गया, ठीक है। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि दिखाते हैं ना फिल्मों में कि मतलब बिल्डिंग की छत पर लड़ाई हो रही है, तो वो कई फिल्मों में ऐसा होता है कि आपको लग जाता है कि नकली फाइट चल रही है वैसी, है ना, और वैसे ही पीछे बैकग्राउंड वगैरह लगा रखे हैं। तो जैसे वो भी कौन सी फिल्म आई थी, आदि पुरुष का बड़ा चल रहा है ना, तो सारे नकली फाइट्स लगते हैं, बंदर भी सब नकली से दिखाई दे रहे हैं। तो कार्टून शो, एनिमेटेड फिल्म बना दी है। हाँ, बेकार ही है, सबने बेकार ही बताई, मैं तो देखी नहीं है। तो हाँ नहीं, देखने का मन भी नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी हैं, तो इस वजह से भी देखने का मन नहीं है। हाँ, वो देखनी नहीं थी, वो मेरे को रिव्यूज़, हाँ तो वो जो मतलब जो उसके रिव्यूज़ देखे थे वो ख़राब थे। खैर, तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी कभी ये बात करी जाती है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिर रही है, तो फिल्मों की जो शूटिंग होती है उसमें दिखाते हैं कि हीरो एक छत से दूसरी छत तक भागे जा रहा है, इधर से उधर कूद रहा है और बस विलन को पकड़ने वाला है, विलन भी
पता नहीं वो भी बाहुबली है, वो भी गिरने को तैयार नहीं, उसको चोट ही नहीं लगती है। तो होता क्या है कि वो जो इतनी बेफिक्री से छतों पर दौड़ते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे ही बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग की छत है, काफ़ी बड़ी छत है, तो उस छत पर फाइटिंग हो रही है, तो उसमें ये भी खतरा होता है कि भाई कोई इधर उधर गिर ना जाए। तो पूरी जो बिल्डिंग है, पहली पहली चीज़ तो वो बिल्डिंग खाली करवा ली जाती है, और बिल्डिंग के जो चारों तरफ होते हैं, चारों तरफ नेट लगवा दिया जाता है कि बाई चांस, वैसे तो कोई गिरेगा नहीं, ठीक है, बाई चांस अगर कोई गिर जाए तो उसको चोट ना लगे। तो वो चोट इसी वजह से कि भाई अगर वो नेट ना हो वहाँ पर, तो नेट पर क्या होगा, नेट पर उसको रुकने में, रेस्ट में आने में टाइम लग जाएगा, ठीक है, और बाउंसिंग इफेक्ट और मिलेगा उसको वहाँ पर। तो इस वजह से वो चीज़ लगवाई जाती है, ताकि किसी भी चीज़ को, मतलब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है यहाँ पर, ताकि किसी भी चीज़ को रेस्ट में आने में ज़्यादा टाइम लगे। ज़्यादा टाइम लगेगा तो फोर्स कम लगेगी, यानी कि चोट कम लगेगी। नोट कीजिए, हाई जंपिंग एथलीट high jumping athlete is provided either a cushion or a heap of sand is provided either a cushion or a high jumping athlete is provided either a cushion or a heap of sand on the ground to fall upon. On the ground to fall upon. This is because when the high jumper this is because when the high jumper this is because when the high jumper falls on a soft landing site, falls on a soft landing site, soft landing site, then he takes a longer time to come to a stop. Then he takes a longer time to come to a stop. And since F is inversely proportional to T, यानी कि F is directly proportional to 1 upon T, since F is inversely proportional to T, so applied force on his body by the ground is less, and he doesn't gets hurt, उसको चोट नहीं लगती, he doesn't gets hurt, ठीक है। देखिएगा, the use of seat belts in cars.
यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स। कार्स में सीट बेल्ट्स जो हैं उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है और अचानक से कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि जिसमें अचानक से आपकी गाड़ी इंस्टेंटली रेस्ट में आ जाए। एक्सीडेंट ऐसा कैसे कि भाई गाड़ी आगे से किसी में टक्कर लग गई गाड़ी में, या किसी ने पीछे से टक्कर मार दी, तो अचानक से जब कोई इम्पैक्ट आता है तो उस इम्पैक्ट में क्या होगा कि जनरली लोगों के जो सर हैं वही जो कार के आगे वाला जो पोर्शन है या शीशा है उसमें टकरा जाते हैं, एकदम झटके से ऐसे सर लगता है। तो होता क्या है कि सीट बेल्ट क्या काम करती है, सीट बेल्ट थोड़ा सा स्ट्रेच होती है और स्ट्रेच होते ही रुक जाती है वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि कार तो अचानक से रुक गई, लेकिन जो पैसेंजर थे वो अचानक से नहीं रुके, तो उनको रुकने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत कम आता है। ठीक है, तो इस वजह से सीट बेल्ट लगानी बहुत ज़रूरी होती है, तो नोट कीजिएगा इसमें भी रीज़न। In a car accident, a fast-running car stops suddenly. In a car accident, a fast-running car In a car accident, a fast-running car stops suddenly, full stop. Due to this, due to the use of seat belts, the passengers of the car increase the time taken by them to fall forward. Increase the time taken by them to fall forward. Increase the time taken by them to fall forward. Full stop. And hence, the applied force on passengers gets reduced and they doesn't get hurt much. तो उनको ज़्यादा चोट नहीं लगती। ठीक है, चलिए जी इतना हो गया। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल देखते हैं।